नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 4 करेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। फिर अगला लेक्चर एमसीक्यू का कर लेंगे। हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिर देखेंगे फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एफआरबीएम एक्ट 2003 क्या है, और साथ ही साथ में एनके सिंह कमेटी जो आई हुई थी एफआरबीएम एक्ट पर, उसके बारे में भी डिस्कस हमें करना है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमने अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ली थी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है। उद्देश्य होता है कि देश में मनी को कंट्रोल में रखना, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ये हमारा उद्देश्य होता है। ठीक उसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी होती है, वित्तीय पॉलिसी होती है। फ्रेंड, वित्तीय पॉलिसी भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ उद्देश्य क्या होता है, बेसिक उद्देश्य होता है हमारा वित्तीय घाटा ना हो, फिस्कल डिफिसिट। हमारा देश जो है फिस्कल डिफिसिट से गुजरता है, मतलब हम वित्तीय घाटे से गुजरते हैं। क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इंपोर्ट हम $500 मिलियन का करते हैं, तो एक्सपोर्ट हम हार्डली $400 मिलियन का कर पाते हैं। दूसरे देश को कम बेच पाते हैं, उनसे खरीदना ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से हमें $100 मिलियन का घाटा रहता है। ये कब अच्छा होगा, जब हम ज़्यादा बेचें दूसरे देशों को और उनसे कम खरीदें। लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है, कितना भी एफर्ट करने के बावजूद भी अभी स्थिति यही है कि हमें वित्तीय घाटा होता ही रहता है, और वित्तीय घाटा हमारे जीडीपी का 2% 3% के आसपास होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, वित्तीय घाटा बोलते हैं। उसी को मैनेज करने के लिए, पूरे देश को मैनेज करने के लिए फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है। तो बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज डिस्क्राइब्ड एज चेंजेस इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस aimed at achieving macroeconomic policy objectives such as growth, employment, investment and so on। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी डिस्क्राइब करती है कि हम चेंज करेंगे किसमें, गवर्नमेंट के खर्चों में, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में चेंजेस करेंगे, या हम टैक्सेस में चेंजेस करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे। चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, टैक्स भी घटाया या बढ़ा सकता है। जैसे 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, सरकार चाहे तो 10 लाख तक कोई टैक्स ना रहे, इट इज़ पॉसिबल। तो वो चेंजेस किए सकते हैं। ये चेंजेस का उद्देश्य क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है हमारी, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे जीडीपी यानी पूरे देश स्तर पर, उसके उद्देश्य को पूरा करना। उद्देश्य क्या है, देश की ग्रोथ हो, लोगों को नौकरियों का अवसर मिले, अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा रिटर्न मिले, ये सारी चीज़ें होती हैं इसका उद्देश्य। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ये बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इसको बनाया जाता है। फिशर ने, फिर आती है बात कि भाई फिशर ने क्या डिफाइन किया। फिशर ने डेफिनेशन दी है, फिशर डिफाइंड द फिस्कल पॉलिसी एज द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट परचेजेस, द लेवल ऑफ ट्रांसफर्स एंड टैक्स सिस्टम। फिशर बोलते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहेगी, किसके बारे में, कि गवर्नमेंट कितना खरीदारी करेगी, कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, और टैक्स सिस्टम क्या रहने वाला है, उसी को हम फिस्कल पॉलिसी बोल सकते हैं एज पर फिशर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जेएम कीन्स was the first economist to propose a theory that linked fiscal policy and economic performance। जेम कीन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हमारी वित्तीय फिस्कल पॉलिसी जो है उसमें और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में एक रिलेशनशिप होती है। जितनी बढ़िया हम पॉलिसी बनाएंगे उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होने वाली है। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी बातें किसके बारे में, फिस्कल पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब समझ गए होंगे, वित्तीय पॉलिसी होता है, उद्देश्य होता है देश की ग्रोथ, देश की ग्रोथ होना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, भारत सरकार करती है अपने खर्चों में और अपने टैक्सेस में चेंजेस करके मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश की जाती है। जैसे ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हमें अचीव करनी होती हैं। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाई जाती है। फिशर एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया, डेफिनेशन दी कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कितना गवर्नमेंट परचेज पर खर्चा करेगी, कितना पैसा ट्रांसफर करेगी और क्या टैक्सेस रहेंगे, उसी को मिला करके हम फिस्कल पॉलिसी कह सकते हैं। जेएम कीन्स पहले व्यक्ति थे, पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बताया कि फिस्कल पॉलिसी और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में एक लिंक होता है, एक
आपस में सामंजस्य होता है। अच्छी फिजिकल पॉलिसी अच्छी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अच्छा ग्रोथ देती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम कि फिजिकल पॉलिसी जो है बेस्ड होती है दो फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट पर। अभी हमने बात भी की थी, आप ध्यान दीजिएगा। कौन सा? एक टैक्सेशन और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिजिकल पॉलिसी को दो ही चीज़ों से मैनेज किया जाता है। जैसे हमारे पास वहाँ पर बहुत सारे टूल थे, CRR था हमारे पास, SLR था हमारे पास में, बैंक रेट, MCLR भरा पड़ा था मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। ठीक उसी तरीके से हमारे पास यहाँ दो विकल्प होंगे। अगर हमें फिजिकल पॉलिसी को सही करना है, इंप्रूव करना है, तो उसके लिए भी टैक्सेशन है, और अगर खराब करना है तो भी उसके लिए टैक्सेशन है, और गवर्नमेंट के खर्चे दूसरा पॉइंट हो जाता है। तो इन्हीं दोनों के आधार पर हम अपनी फिजिकल पॉलिसी को सही और खराब कर सकते हैं। ठीक, खराब कौन करना चाहेगा? कोशिश यही रहती है ठीक करने की। ठीक है, टैक्सेशन और इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं इकोनॉमी पर, वो डिस्कस करेंगे। फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। टैक्सेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। टैक्सेस हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पीपल्स इनकम। टैक्स का प्रभाव सीधे सीधे लोगों की इनकम पर पड़ता है। इन्फ्लुएंसिंग देयर लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, उनके डिस्पोजेबल इनकम को प्रभावित करता है। क्या मतलब है? जैसे सरकार, मान लो आप 10 लाख कमाते हैं और सरकार उसमें से आपसे 3 लाख रुपए टैक्स के तौर पर ले लेती है, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम, ऐसी इनकम जो खर्च कर सको, वो सिर्फ 7 लाख बचती है। ठीक है, सरकार बोलती है कि 10 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं देना है, जीरो टैक्स। तो उस केस में आपके पास डिस्पोजल इनकम कितनी हो जाएगी? मतलब जिसे खर्च कर सको 10 लाख रुपए हो जाएंगे। तो वही बोल रहा है कि भाई टैक्स का सीधा सीधा प्रभाव लोगों की इनकम पर पड़ता है। यहाँ इनकम 7 लाख है, यहाँ 10 लाख है, वो प्रभावित करती है लोगों के डिस्पेंसेबल इनकम उनके पास कितनी है उसको। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन एंड अल्टीमेटली देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो अगर उनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी या होगी तो उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? भाई कितने गुड्स पर हम खर्चा करते हैं। अगर हम 7 लाख कमाते हैं तो गुड्स पर कम खर्चा करेंगे, 10 कमाएंगे तो ज़्यादा खर्चा करेंगे। कंजम्पशन, हम कितना कंज्यूम करेंगे वो भी निर्भर करेगा हमारे इनकम पर। और अल्टीमेटली हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बदलता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पहले आपकी लाइफ स्टाइल अलग रही होगी, जब से आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। पहले मैं बताऊं तो कहीं का भी पानी पी लेता था, अब मैं यात्रा पर जाता हूँ तो बोतल वाला पानी ही पीता हूँ, बॉटल वाटर पीता हूँ। मतलब 10 रुपये 20 रुपये की बोतल मिलती, कोई बहुत महंगी नहीं है, लेकिन पहले नहीं पीते थे। होता क्या है कि अगर आप यात्रा में हो तो अगर अलग अलग जगहों का पानी पिए तो आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। अगर आप बोतल वाटर पीते हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपकी तबीयत बिगड़ने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, तो इसीलिए प्रेफर करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में थोड़ा सा चेंज आया है, मैं अपने एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस डायरेक्टली अफेक्ट द सेविंग्स ऑफ इंडिविजुअल। टैक्स लोगों की सेविंग को प्रभावित करेंगे। भाई 7 लाख बच रहा है तो कम सेविंग करेंगे, 10 लाख बचेगा तो ज़्यादा सेविंग करेंगे। ठीक है, फैमिलीज एंड फर्म्स, तो लोगों की, परिवारों की, फर्म्स की जो सेविंग है उसको सीधे सीधे टैक्स प्रभावित करता है। कोई भी फर्म हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, कोई परिवार हो गया, वो ज़्यादा बचाएगा अगर उसका ज़्यादा इनकम होगी। Which affect इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अब तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो तुम इन्वेस्ट करोगे, नहीं रहेगा तो नहीं इन्वेस्ट करोगे। एज इन्वेस्टमेंट अफेक्ट्स आउटपुट, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है उतना ज़्यादा ही आउटपुट यानी कि उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और उसका प्रभाव होता है इन्फ्लुएंसिंग पर कैपिटा इनकम। वो प्रभाव डालती है कि लोगों की ओवरऑल इनकम कितनी रहने वाली है। ठीक है, फिर आता है टैक्सेस इम्पैक्ट द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स जो है गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को प्रभावित करते हैं, बिकॉज दे अल्टर प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि टैक्स लगने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बदल जाती है। से 1000 रुपये का मेरा कोर्स है तो 18% सरकार GST लगा देगी, तो तुरंत ही ये 1180 रुपये का हो जाना चाह रहा है। अदरवाइज जैसे मैं 1000 का बेच सकता था, लेकिन 18% GST मुझे गवर्नमेंट को देनी, तो मैं 1180 का बेचता हूँ। प्लस इसके ऊपर ये 1180 की जो कमाई, इस पर टैक्स भी मैं दूंगा आगे बढ़ करके, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर ऐड करने की। तो मैं आपको ये कोर्स 1200 रुपये 1300 रुपये में बेचने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि वे प्रोडक्शन कास्ट को प्रभावित करते हैं टैक्सेस, which affect incentives and economic activity behavior among other things। और अगर भाई चीज़ें महंगी होंगी तो हम ज़्यादा इंसेंटिव नहीं दे सकते, हम ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं दे सकते, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी प्रभावित होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित होती हैं टैक्स की वजह से। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमी क्या रिलेशनशिप है? देयर आर सम एक्सपेंसेस ऑन गवर्नमेंट परचेजेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवेज, पोर्ट, फूड ग्रेन्स एंड सो ऑन।
मतलब सरकार को खरीदारी करने प्रति खर्चा करना पड़ता है। जितना भी डेवलपमेंट होता है वो सरकार के द्वारा ही होता है। रोड का कंस्ट्रक्शन, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन, बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन, पोर्ट बंदरगाहों का कंस्ट्रक्शन, अनाज खरीदना, गरीबों में बांटना, ये सारी चीज़ें इनकी खर्चे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं इन द गुड्स कैटेगरी और सैलरी पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन द सर्विस कैटेगरी। एंड मतलब सरकार के खर्चों की अगर बात करें तो गुड्स में ये सारी चीज़ें हो गई, रोड, रेलवे, पोर्ट, इनका सबका निर्माण। और अगर सर्विस एंड पर देखें तो जितने भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट के हैं उन सबको सैलरी भी दी जाती है। कई खरब सैलरी दी जाती होगी मेरे ख्याल, सारे एम्प्लॉय की अगर जो है भारत सरकार के जोड़ लिया जाए तो कई खरब में सैलरी हम हर महीने पेमेंट करती है सरकार। ठीक है, तो उसके बाद में देयर आर सम एक्सपेंडिचर ऑन इनकम सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड द एल्डरली। इसके अलावा सरकार खर्चे करती है किस चीज़ की? जो गरीब लोग हैं उन पर, जो नौकरी नहीं पाए हैं उन पर, और जो बूढ़े बुजुर्ग विधवा वगैरह ये सारे लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उन पर भी खर्चा करते हैं, जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी बोला जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं कि हम सरकार जो है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह है, उसमें भी सब्सिडी 2.5 लाख रुपए के मकान बनवाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार के खर्चे होते हैं और ये भी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा सर कि फिस्कल पॉलिसी जो है कि दो फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी के, टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टैक्सेशन इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करता है? तो हमने देखा कि भाई टैक्स लोगों की इनकम को प्रभावित करते हैं। ज़्यादा टैक्स लगेगा तो कम इनकम बचेगी, कम टैक्स लगेगा तो ज़्यादा इनकम बचेगी। तो इनकम को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास में डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। अगर टैक्स ज़्यादा है तो इनकम कम हो जाएगी, गुड्स और सर्विसेज पर खर्चा कम करेंगे, अपना कंजम्पशन घटाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी प्रभावित होता है। टैक्सेस डायरेक्टली प्रभावित करते हैं सेविंग को, हमारी सेविंग्स को प्रभावित करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे कोई फर्म हो, उनकी सेविंग को प्रभावित करते हैं। अगर सेविंग नहीं होगी तो हम इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बदले में आउटपुट यानी कि जो है प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी पर कैपिटा इनकम प्रभावित होती है। ठीक है, टैक्स जो है गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को प्रभावित करते हैं, क्योंकि भाई गुड्स और सर्विसेज बनने में जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बढ़ जाती है इन टैक्सेस की वजह से, जिसकी वजह से जो है हमें ज़्यादा इंसेंटिव यानी छूट वगैरह नहीं मिल पाती है और इकोनॉमी में एक्टिविटी में भी प्रभाव आता है कि भाई हम जितने, अगर टैक्सेस ना हो, आप सोचिए सऊदीया में टैक्स नहीं होता है, पर्सनल टैक्स इज नॉट देयर, कॉर्पोरेट टैक्स इज देयर बट पर्सनल टैक्स इज नॉट देयर। आप सोच के देखिए कि मतलब कितना बढ़िया है, पर्सनल टैक्स है ही नहीं और कॉर्पोरेट टैक्स इज देयर, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। सोचो कि मतलब आपकी 1 करोड़ रुपए की सैलरी है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्या कमाल है, कितना बढ़िया है। लेकिन अभी मौके पर जो स्थिति है, 1 करोड़ की अगर आपकी सैलरी हो तो मुझे लगता है कुछ नहीं तो कम से कम 36-37 लाख रुपए आपको सरकार को देने पड़ जाएंगे। कमाते आप हो, 37-38 लाख रुपए सरकार ले लेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है, इस वजह से टैक्स जो है सीधे सीधे हर चीज़ को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और इकोनॉमी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं, खर्चा करना पड़ता है, रोड बनवाने पड़ते हैं, रेलवे, नदियाँ, डैम, कंस्ट्रक्शन, इसरो वगैरह सारे खर्चे उनको देखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सब गुड्स कैटेगरी में, सर्विस कैटेगरी में एम्प्लॉइयों को सैलरी देनी पड़ती है, ये सारे खर्चे होते हैं। उसके बाद में कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो लोगों को सपोर्ट, इनकम में सपोर्ट करते हैं, जैसे गरीब लोग हैं उनको डायरेक्ट पैसे दे दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जो 2-2 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट जाती है हर 3 महीने, हर 4 महीने पे, वो भी इसी का पार्ट है। अनएम्प्लॉयड लोगों को मदद की जाती है, जो बूढ़े लोग हैं उनको मदद की जाती है। तो ये सारे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे ही हैं। ओके, बात करेंगे सर हम अगला टॉपिक कि फिस्कल पॉलिसी ऑफ इन इंडिया जो है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमारी फिस्कल पॉलिसी, उसके 2 उद्देश्य होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा एडिशनल। प्राइमरी पर्पज, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और एडिशनल ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव 2 हैं सर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव 2 हैं, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। जो फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य अगर कहा जाए तो पहला है कि भाई इकोनॉमी हमारी आगे बढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, जहाँ पर हैं हम वहाँ पर ना रहें और आगे बढ़ें। और दूसरा प्राइस भी स्टेबल रहे, चीज़ों के प्राइस भी स्टेबल रहें। ये 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, चीज़ों के दाम ना बढ़ें और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। एडिशनल ऑब्जेक्टिव में ये 4 हैं। एडिशनल ऑब्जेक्टिव में
4 चीज़ों की बात करेंगे हम। पहला, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, उनको मोबिलाइज करना, उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना। ठीक है, मोबिलाइज करने का यही मतलब होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में कोई स्टाफ है, तो आप उससे क्लरिकल का भी काम ले रहे हैं और मौका मिलता है तो रिकवरी में भी भेज दे रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो कैश लाने के लिए भेज दे रहे हैं करेंसी चेस्ट से। तो एक तरीके से आप रिसोर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। प्रमोटिंग एलोकेटिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। कैसे? जो मतलब कहने का कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से एलोकेट करने का प्रयास किया जाता है, प्रॉपर तरीके से एलोकेट करने का प्रयास किया जाता है। जो चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज को लगाया जाता है, जिन चीज़ों की डिमांड कम है उसमें रिसोर्सेज को कम लगाया जाता है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, लोगों के इनकम में और उनके जो वेल्थ है, जो धन है, संपदा है, उसमें जो इनइक्वालिटी है उसको घटाने का प्रयास किया जाता है। जो कमियां मतलब आपस में बराबरी नहीं है उसको घटाने का प्रयास किया जाता है कि सबकी इनकम बराबर हो, डिस्पोजेबल। प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना भी यहाँ पर उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, एलोकेटिव एफिशिएंसी को प्रमोट करना, इनइक्वालिटी को घटाना इनकम और वेल्थ में, और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़े उसको प्रमोट करना एडिशनल ऑब्जेक्टिव हमारा होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो है फिस्कल पॉलिसी के 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एडिशनल ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना और प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। एडिशनल ऑब्जेक्टिव में अगर हम देखें तो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, उसके बाद में एलोकेटिव एफिशिएंसी को प्रमोट करना, इनइक्वालिटी इनकम और वेल्थ में रिड्यूस करना, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। ये 4 हमारे एडिशनल ऑब्जेक्टिव हैं। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी में भी 2 तरीके की पॉलिसी देखी थी, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। फिस्कल पॉलिसी भी 2 तरीके की होती है। एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपैंड करना, कॉन्ट्रैक्टरी मतलब संकुचित करना, कम करना। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रिड्यूस्ड टैक्स टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बूस्ट एग्रीगेट डिमांड। तो जो हमारी एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है उसमें क्या होता है? इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है, खर्चे बढ़ा देगी और ज़्यादा रोड बनवाएगी, पुल बनवाएगी, है ना, बसेस लॉन्च की जाएंगी, तो उसका असर होगा कि इकोनॉमी में पैसे जाएंगे, लोगों को व्यवसाय मिलेगा, अवसर, नौकरी मिलेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, उसके बाद में रिड्यूस्ड टैक्सेस, या फिर सरकार टैक्स को घटा सकती है। सरकार टैक्स घटा देगी तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी, बदले में इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, अगर इकोनॉमी में एक्सपेंशन लाना है, अगर हमें समृद्धि लानी है, तो ध्यान रखें गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगी तब हमारी जो है इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी। खर्चे बढ़ाने पर ऐसे आपको लगेगा कि खर्चा कम कर दे सरकार, खर्चा ही ना करे, नहीं खर्चा करेगी तो हमें लगता है ना कि पैसे बचे रहेंगे, नहीं, उससे इकोनॉमी नहीं एक्सपैंड होती, उल्टा केस है। ठीक है, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी, इट इन्वॉल्व रिड्यूस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर सरकार को लगता है कि हमें इकोनॉमी को नहीं ग्रो करवाना है उतना, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे घटा देगी या फिर टैक्स बढ़ा देगी, या दोनों कर देगी। टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ा देगी, पता चल रहा है कि हम 100 रुपये कमा रहे हैं, उसमें 50 रुपये सरकार ही रख ले रही है, तो कुछ होगा थोड़ी ना, सब मर जाएंगे, कमा कमा के परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड मैनेज द फिस्कल डेफिसिट, इसका उद्देश्य होता है कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपये में से 50 सरकार ने रख लिए टैक्स बढ़ा करके, तो अब बचे केवल 50 रुपये। 50 रुपये में तुम ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इससे वित्तीय घाटे को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो क्लियर हो जाती है बात कि हमारी फिस्कल पॉलिसी 2 तरीके की होती है, एक्सपेंशनरी एक्सपैंड करवाती है, कॉन्ट्रैक्शनरी संकुचन करवाती है। एक्सपेंशनरी जो होती है बढ़ती है आगे की तरफ, उसमें क्या होता है कि खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ाए जाते हैं या इनकम टैक्स को घटाया जाता है। गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ाए जाते हैं या टैक्स को, इनकम टैक्स नहीं कहेंगे, टैक्स को घटाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टरी वाले में गवर्नमेंट के खर्चे को घटाया जाता है या टैक्स को बढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उद्देश्य क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, डिमांड को बढ़ावा देना। यहाँ उद्देश्य क्या होता है? इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करना और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना। ठीक है, तो बस यहीं पर फ्रेंड्स जो है अपना फिस्कल पॉलिसी निपट जाती है। अब हम अगला टॉपिक लेंगे, FRBM एक्ट। FRBM एक्ट का फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। FRBM एक्ट है, FRBM एक्ट 2003 टू एड्रेस द डेटोरिएटिंग बजटरी सिचुएशन
द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 वाज enacted in 2003 by Indian Parliament and was brought into the effect on July 5, 2004। तो जो हमारी बजटरी डिटोरिएशन हो रहा था बजट में, यानी कि हमारा वित्तीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसी को कंट्रोल करने के लिए FRBM एक्ट 2003 लाया गया, जो 5 जुलाई 2004 से लागू हुआ इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव FRBM एक्ट का क्या था? टू अचीव लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी व्हाइल जनरेटिंग बजट सरप्लस। इनका उद्देश्य था कि हमारा जो लॉन्ग टर्म में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, अचीव करना, और बजट का सरप्लस लाना, जनरेटिंग बजट सरप्लस, यानी कि हमें घाटा ना हो, हमें फायदा हो। टू इंट्रोड्यूस प्रूडेंशियल डेट मैनेजमेंट, यानी कि डेट मैनेजमेंट की अच्छी टेक्निक लेकर के आना। टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री, कंट्री में जो फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम है, वित्तीय मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको ट्रांसपेरेंसी देना। टू रिमूव फिजिकल इम्पीडमेंट, जो बाधाएं हैं फिजिकल वाली, उनको हटाना। एंड प्रोवाइडिंग अ मीडियम टर्म फ्रेमवर्क फॉर बजटरी इम्प्लीमेंटेशन, बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मीडियम टर्म फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद में एक्ट में क्या क्या करना था, व्हाट द एक्ट रिक्वायर्स, एक्ट में क्या क्या करना था। तो भाई एक्ट ने कहा कि 3-4 काम करने हैं। FRBM एक्ट हैज़ 4 मेन रिक्वायरमेंट, इसकी 4 रिक्वायरमेंट थी। पहला, इट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू प्लेस बिफोर पार्लियामेंट 3 स्टेटमेंट्स ईच ईयर। इसने कहा कि 3 स्टेटमेंट आपको बजट के अलावा, बजट तो आप हर साल रखते ही हैं, इसके अलावा 3 और स्टेटमेंट रखिए। नेमली इन तीनों के नाम क्या क्या हैं? पहला, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो बजट तो देना ही है, देना है। इसके अलावा सर 3 और स्टेटमेंट हर साल जो है पार्लियामेंट के सामने रखने की बात कही गई FRBM एक्ट में। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसका भी डेटा आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। द एक्ट लेज डाउन द फिजिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मेकिंग इट इनकम्बेंट ऑन सेंटर टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट। No target is mentioned in the act, but rule prescribes 3% of GDP and more categorically to eliminate revenue deficit by 31st March 2008। ठीक है, तो ये बोला कि एक्ट ने मतलब कहा कि सेंटर के ऊपर दबाव डाला कि आपको फिजिकल डेफिसिट को घटाना है। एक्ट में ऐसा कोई टारगेट नहीं दिया गया, लेकिन एज पर रूल इसको हमें 3% से ज़्यादा ना हो। जीडीपी जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, हमारा वित्तीय घाटा है, वो जीडीपी के 3% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पूरी तरह से रेवेन्यू डेफिसिट, जो राजस्व घाटा है, उसको 31 मार्च 2008 तक खत्म कर लिया जाए, पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। इट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू सेट अ सीलिंग ऑन गारंटीज। तो इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट एक सीलिंग सेट करेगी, अपर लिमिट लगाएगी गारंटीज पर, और इसके लिए भी कोई बात नहीं की गई, लेकिन एज पर रूल जीडीपी का 0.5% से ज़्यादा की गारंटी भारत सरकार नहीं दे सकती है, ये कहा गया। ओके, द एक्ट प्रोहिबिट्स द सेंटर बारोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज इट बैन्स डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू मनी क्रिएशन। तीसरा जो बात कही गई कि भाई सेंटर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा नहीं ले सकता। ठीक है, तो आरबीआई से आप उधार नहीं ले सकते, मना किया उसने कि भाई आप आरबीआई से उधार मत लीजिए, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग मत करवाइए कि आपके ऊपर जो है घाटा हो रहा है और उस घाटे को पूरा करने के लिए आप आरबीआई से कहो कि पैसा छापो, तो वो उचित नहीं है। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड टू कीप पार्लियामेंट इन्फॉर्म्ड थ्रू क्वार्टरली रिव्यूज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड द टेक करेक्टिव मेजर्स इफ रिव्यू सोज डेविएशन। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर को कहा गया कि भाई आप पार्लियामेंट को अपडेट करते रहिए। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पर रिव्यू करिए कि जो हमारा FRBM एक्ट कह रहा है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर रिव्यू के दौरान आपको लगता है कि नहीं, बात नहीं बन रही, डेविएशन है, हम पथ से भटक रहे हैं, रास्ते से भटक रहे हैं, तो करेक्टिव एक्शंस, करेक्टिव मेजर भी आपको लेने की जिम्मेदारी दी गई भाई कि ये करो आप। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा FRBM एक्ट। तो पहला FRBM एक्ट का फुल फॉर्म फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है, 2003 है, 5 जुलाई 2004 से आया हुआ है। मेन ऑब्जेक्टिव में अगर देखें
तो लॉन्ग टर्म का मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, जबकि बजट सरप्लस जनरेट करना भी है। प्रूडेंशियल डेट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन करने की बात की कि हाँ डेट मैनेजमेंट भी लेकर आओ। फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने की बात की गई। साथ ही साथ में जो भी फिजिकल इम्पीडमेंट हैं उनको जो है रिमूव करने की बात की गई, ठीक है। और मीडियम टर्म फ्रेमवर्क फॉर बजटरी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इन्होंने कहा। इसमें FRBM एक्ट में 4 चीज़ें करने के लिए कहा गया। पहला ये कहा गया कि जो है गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में बजट के अलावा 3 और स्टेटमेंट पेश करेगी। मीडियम फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट इनको प्रेजेंट करना होगा। उसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई भारत सरकार प्रयास करेगी कि फिजिकल डिफिसिट को रिड्यूस किया जाए। कोई टारगेट एक्ट में नहीं दिया गया, लेकिन रूल ये है कि 3% GDP का 3% से ज़्यादा का हमारा फिजिकल डिफिसिट नहीं होना चाहिए। ओके, साथ ही साथ में रेवेन्यू डेफिसिट को पूरी तरह से खत्म करने की, यानी राजस्व, ये सर राजस्व घाटा है, ये वित्तीय घाटा है, ठीक है। राजस्व घाटे को 31 मार्च 2008 तक पूरी तरह से खत्म करने के लिए कहा गया, ठीक है। उसके बाद में एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है RBI को कि डेफिसिट फाइनेंसिंग मत करवाओ। तुम्हारा घाटा हो रहा है और उसको पूरा करने के लिए, भारत सरकार को घाटा और उसको पूरा करने के लिए तुम RBI से पैसे मत छपवाओ, ये चीज़ के लिए मनाही की गई। साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर को कहा गया कि क्वार्टरली तुम पार्लियामेंट को अपडेट दोगे कि क्या स्थिति है FRBM एक्ट इम्प्लीमेंटेशन की, और अगर एक्ट के हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो करेक्टिव एक्शंस जरूर लेना है। इसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई। फिर जैसे जैसे समय बीता तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, FRBM एक्ट में अमेंडमेंट्स किए गए। अमेंडमेंट्स वर मेड टू द FRBM एक्ट 2003 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2012 एंड इट वाज डिसाइडेड दैट। तो भाई FRBM एक्ट में 13वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक है। जो अमेंडमेंट किया गया वो फाइनेंस एक्ट 2012 जो पेश किया गया था उसी में वो अमेंडमेंट्स इंक्लूड किए गए। तो उसमें कहा गया 2 चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की, 2 चीज़ों की बात की यहाँ पर। पहला, इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग 3 डॉक्यूमेंट्स, जो 3 डॉक्यूमेंट की बात हमने की ना कि बजट के अलावा 3 डॉक्यूमेंट तो तुम दोगे ही, तो उन्होंने कहा 3 डॉक्यूमेंट वो थे, बजट था, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ले अनदर डॉक्यूमेंट, एक और डॉक्यूमेंट, यानी कि बजट वाज देयर 3 डॉक्यूमेंट थे प्लस एक और इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने, कहा ये भी पेश करो अब, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने मतलब FRBM एक्ट बोलता है कि गवर्नमेंट एक और डॉक्यूमेंट लेकर आएगी जिसका नाम होगा मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, MTEF, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट इसको कहा गया। और इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश करने के लिए कहा गया। अब चाहे हम इसे मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क कहें, चाहे इसे मीडियम टर्म स्पेंडिंग फ्रेमवर्क कहें, एक ही बात है, स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ है। तो मीडियम टर्म स्पेंडिंग फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन विल इंक्लूड 3 ईयर रोलिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर मैट्रिक्स। जो हमारे खर्चे हैं वो 3 साल का डेटा आप दोगे कि 3 साल में हमारा खर्चे का क्या टारगेट है, हम कितना खर्चा करने का मन बना के बैठे हैं अगले 3 वर्षों में, उसका डेटा मीडियम टर्म फ्रेमवर्क MTEF में दिया जाना तय हुआ, ठीक है। उसके बाद में दिस अमेंडमेंट आल्सो इस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ ERD। इस अमेंडमेंट में जो अमेंडमेंट किया गया 13वें फाइनेंस कमीशन के कहने पर, उसमें ERD का कॉन्सेप्ट लेकर आया, जिसका मतलब है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट भी लेकर के आए। द 2 मोस्ट इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द FRBM एक्ट मॉडिफिकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर रिफॉर्म आर MTEF एंड ERD। तो जो मतलब अमेंडमेंट लाया गया उसमें 2 चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, MTEF है आपका मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, और ERD है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये 2 चीज़ें जो है इस अमेंडमेंट में लाई गई, ठीक है। तो ये हो गई बात फ्रेंड्स हमारी, यहाँ तक हमने देख ही लिया था। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कि FRBM एक्ट में अमेंडमेंट की बात की गई। अमेंडमेंट किया गया किसकी रिकमेंडेशन पर, 13वें फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर। किस एक्ट के तहत, फाइनेंस एक्ट 2012 के तहत किया गया। और ये डिसाइड किया गया कि पहले से बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, प्लस 3 डॉक्यूमेंट और पेश किए जाते हैं। 3 डॉक्यूमेंट और कौन से पेश किए जाने थे, देखिए यहाँ पर, ये मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, 3 ये थे, बजट था, 4 हो गए थे, फिर एक और लाया गया 5वां, उन्होंने बोला कि एक और रखो, MTEF मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क,
MTEF मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, ये भी एक स्टेटमेंट है, तुम्हें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में रखना होगा। और MTEF जो है 3 साल, अगले 3 साल में सरकार कितना खर्चा करने वाली है उसका एक तरीके का आकलन रखने की बात यहाँ पर की गई। इसके अलावा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया अमेंडमेंट में। ठीक, फिर आती है, मेरे ख्याल शायद ये हमारा लास्ट टॉपिक भी होना चाहिए, आता है NK सिंह की कमेटी बनाई गई FRBM एक्ट के लिए। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। तो इस NK सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन की उसकी हमें यहाँ पर डिस्कशन करनी है कि भाई इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया है। पहला, डेट शुड बी यूज्ड एज द प्राइमरी टारगेट फॉर फिस्कल पॉलिसी। इन्होंने कहा कि फिस्कल पॉलिसी के लिए डेट को प्राइमरी टारगेट के तौर पर यूज किया जाना चाहिए और डेट टू GDP रेशियो 60% होना चाहिए। डेट टू GDP रेशियो 60% होना चाहिए, जिसमें से इस 60% में से 40% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का और 20% स्टेट गवर्नमेंट का होना, लिमिट सेट होनी चाहिए। और ये टारगेट जो है अचीव होना चाहिए 2023 तक। 2023 तक मतलब GDP के मैक्सिमम, GDP जितना हमारा है, जितनी भी GDP है उसका मैक्सिमम 60% जो है हम कर्जा ले सकते हैं, ये इसका मतलब है। डेट टू GDP रेशियो मतलब कि GDP के मुकाबले में डेट कितना है 60%। अगर हमारी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो 1 ट्रिलियन का 60% 60 बिलियन या जो भी होता हो उतना ही कर्जा लिया जा सकता है, इनका कहने मतलब ये था। ठीक है, उसमें भी 60% में से 40% की लिमिट सेट की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 20% की लिमिट सेट की गई स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। An autonomous fiscal council must be created with a chairperson and 2 members appointed by the center। एक NK सिंह ने कहा कि भाई एक जो है फिस्कल काउंसिल बनाओ, एक फिस्कल काउंसिल बनाओ जिसमें 3 लोग हों, एक तो चेयरपर्सन होना चाहिए और 2 और मेंबर होने चाहिए और इन तीनों का अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, फिस्कल काउंसिल बनाने की बात की जिसमें 3 लोग होंगे, एक चेयरपर्सन होगा और 2 अदर मेंबर होंगे, सारे के सारे लोगों का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट मे बी अलाउड टू डिविएट फ्रॉम द स्पेसिफाइड टारगेट्स अपॉन एडवाइस ऑफ द फिस्कल काउंसिल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर किन्हीं पर, वैसे तो हमें अपना जो टारगेट है उससे डेविएट नहीं होना है, जो हमने टारगेट सेट किया है उससे हम डेविएट नहीं हो सकते हैं, लेकिन यदि फिस्कल काउंसिल कहती है कि नहीं तुम डेविएट कर सकते हो, तो फिस्कल काउंसिल की सलाह से डेविएशन हो सकता है, लेकिन इन्हीं 3 परिस्थितियों में, पहला, दूसरा और तीसरी परिस्थिति, इन 3 परिस्थितियों में अगर फिस्कल काउंसिल सलाह देती है कि हाँ हम अपने टारगेट से हट सकते हैं तो हटेंगे, अदरवाइज नहीं हट सकते। जैसे डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, वार, नेशनल क्लैमिटीज, कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर अफेक्टिंग आउटपुट एंड इनकम। अगर जो है युद्ध छिड़ जाए, नेशनल क्लैमिटी, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस केस में हमने जो टारगेट रखा हुआ है भाई हमारा कि ये चीज़ें होनी चाहिए फिजिकली, मतलब देश में, उनको हम रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन द इकोनॉमी रिजल्टिंग इन फिजिकल इम्प्लीकेशन। अगर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना है इकोनॉमी में, ठीक है, जिसका भाई वित्तीय प्रभाव होगा, अगर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना है इकोनॉमी में जिसका हमारे देश के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, तो उस केस में भी जो हमारा टारगेट है FRBM एक्ट का, उससे हम डेविएट कर सकते हैं। डिक्लाइन इन रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट 3% बिलो द एवरेज ऑफ प्रीवियस 4 क्वार्टर्स। अगर पिछले 4 क्वार्टर में जो भी हमारा आउटपुट की ग्रोथ थी, अगर उसमें 3% की, कम से कम 3% की डिक्लाइन हो जाए। ठीक है, पिछले 4 क्वार्टर में 12% का हमारा आउटपुट की ग्रोथ थी, जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें 12% की ग्रोथ थी, लेकिन इस साल हमें पता चलता है कि हम सिर्फ 9% ग्रोथ कर पा रहे हैं। 3% से मिनिमम 3% नीचे चला जाए ये ग्रोथ, तो उस केस में भी हम अपने टारगेट से डेविएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हालत ख़राब है। हम टारगेट बाद में पूरा करेंगे, पहले हम इस आउटपुट ग्रोथ को अचीव करें। ठीक है, दीज डेविएशंस कैन नॉट बी मोर देन 0.5% ऑफ GDP इन अ ईयर। ये जो भी डेविएशन की बात की जा रही है, ये GDP का 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक पर्टिकुलर साल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन should be asked to recommend debt trajectory projection for individual state। 15वें फाइनेंस FRBM एक्ट में
जो एन के सिंह कमेटी बनी उसने कहा कि 15वें फाइनेंस कमीशन से कहा जाएगा कि तुम हर एक राज्य की डेट ट्रेजेक्टरी लेकर के आओ, प्रोजेक्शन लेकर आओ कितना कर्जा इनको चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद 5वां था गवर्नमेंट कैन नॉट बारो फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट भारत सरकार से गवर्नमेंट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार नहीं ले सकती एक्सेप्ट इन केसेस में, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा ना कि हमें वो डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करनी है, तुम्हारा वित्तीय घाटा चल रहा है और तुम आरबीआई से पैसे छपवा रहे हो, तो वो मना किया उसने। वही बात इन्होंने भी कहा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिया कि चलो ठीक है, अगर सेंटर हैज़ टू मीट द टेम्पोररी शॉर्टफॉल इन द रिसिट, यदि रिसिट में कोई टेम्पोररी शॉर्टफॉल है तो उसको मीट करने के लिए अगर पैसों की जरूरत है तो आरबीआई से कर्जा ले सकता है। आरबीआई सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू फाइनेंस एनी डेविएशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड टारगेट, अगर आरबीआई स्पेसिफाइड टारगेट से कोई डेविएशन है उसको जो है फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अगर आरबीआई सब्सक्राइब करती है यानी खरीदती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगी, बदले में पैसे दे सकती है। आरबीआई परचेजेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, या आरबीआई खुद जो है सेकेंडरी मार्केट से अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदती है तो उस केस में पैसे दे सकती है, ठीक है। तो ये इतनी सारी फ्रेंड्स जो है रिकमेंडेशन थी एन के सिंह कमेटी की। यहीं पर ही अपना ये टॉपिक पूरा कवर हो जाता है, चैप्टर भी, ठीक है। एक बार फिर से फटाफट देखेंगे कि एफआरबीएम एक्ट पर जो एन के सिंह कमेटी थी उसने क्या क्या बताया। तो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया भाई कि जो है डेट को फिजिकल पॉलिसी का प्राइमरी टारगेट बनाना चाहिए, डेट टू जीडीपी रेशियो 60% का होना चाहिए, डेट टू जीडीपी रेशियो 60%, उसमें भी 40% सेंट्रल के लिए और 20% स्टेट गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए, और ये टारगेट 2023 तक अचीव किए जाने चाहिए। फिजिकल काउंसिल बनाने की इन्होंने बात की, जिसमें 3 मेंबर होंगे, 1 चेयरपर्सन और 2 अदर मेंबर, सारे के सारे केंद्र द्वारा अपॉइंट किए जाने चाहिए। उसके बाद में गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई हम अपने पद से भटक रहे हैं, हम अपने एफआरबीएम एक्ट के टारगेट को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फिजिकल पॉलिसी मतलब फिजिकल काउंसिल से सलाह लेनी पड़ेगी कि क्या हम इसको डेविएट कर सकते हैं। तो अगर फिजिकल काउंसिल बोलती है कि हाँ हम डेविएट कर सकते हैं तो डेविएट करना है, और वो भी किन किन केसेस में डेविएट कर सकते हैं अपने एफआरबीएम एक्ट के टारगेट से। अगर हमारे देश में युद्ध छिड़ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ इस तरीके का, या इकोनॉमी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने हैं, या फिर जो हमारा पिछले 4 क्वार्टर का जो एवरेज था हमारे आउटपुट का यानी कि प्रोडक्शन का, उसमें 3% की, कम से कम 3% की डिक्लाइन महसूस की जाए, तो इन केसेस में मतलब जो है टारगेट से विचलित हुआ जा सकता है, भटका जा सकता है, लेकिन ये भी जीडीपी का 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस एन के सिंह ने ये भी कहा कि जो 15वां फाइनेंस कमीशन है, आपको उससे बोलना होगा कि हमें इंडिविजुअल स्टेट से डेट ट्रेजेक्टरी लेकर के आओ कि कितना कर्जा ये लेने वाले हैं, पुराना कर्जा कितना लिया है, कितना चुका है, उसके आधार पर हम ये हिसाब लगा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है आरबीआई से लोन नहीं ले सकती, उधारी नहीं ले सकती, केवल 3 केसेस में ले सकती। पहला, कोई टेम्पोररी रिसिट में कोई पैसा आना था लेकिन आया नहीं, उसकी वजह से शॉर्टफॉल है, तो आरबीआई से उधार ले लो और जब पैसा आएगा तो वापस कर देना, ये किया सकता है पहला। दूसरा, आरबीआई गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज़ को खरीद ले, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी तो बदले में पैसे देगी, अब इसलिए सरकार पर पैसे आएंगे, या आरबीआई खुद जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट में खरीदे, तो इन सभी केसेस में सरकार पैसे उधार ले सकती है आरबीआई से। यही एन के सिंह की रिकमेंडेशन थी, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी अपना कवर हो जाता है। एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे मैकमिलन बुक के। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।